एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो कि आपके आसपास कितनी मैरिजेस फेल हो चुकी हैं और कितनी सही चल रही हैं। आप कमेंट में मेजरली वर्किंग या मेजरली फेलिंग, ये दो चीजों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। और आपके आसपास के सर्कल में मतलब आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सारे लोग शामिल हैं। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के रिस्पॉन्स होंगे कि सारी शादियां ठीक चल रही हैं, क्योंकि जितनी फियर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया पे की जा रही है, रियलिटी उससे बहुत अलग है। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जिसे सुन के आप में से आधे लोग ये वीडियो बंद करके चले जाओगे। इंडियन मैरिजेस में आज भी मेन से ज्यादा विमेन को सफर करना पड़ रहा है, एंड दिस इज अ फैक्ट। तो हम विमेन को चाहे जितना भी विलेन बना ले, रियलिटी ये है कि ऑन एन एवरेज विमेन मैरिजेस में मेन से काफी ज्यादा सफर करती हैं और डोमेस्टिक अब्यूज भी ज्यादा फेस करती हैं। पूरा गला दबा के मारा हुआ है, तो निशान है, कपड़े पूरा फटे हुए, पैर छोटे, हाथ थोड़ा ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है उसका बॉडी। देख सकते हैं आप पड़ेगी उस तरीके से। मुझे पता है कि मेन के अगेंस्ट भी ऐसे वायलेंट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से सारी विमेन को जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि सारे मेन मॉन्स्टर्स नहीं हैं, ऐसे ही सारी विमेन भी गोल्ड डिगर या अनफेथफुल नहीं होती। इस इशू को काफी न्यूएंस के साथ देखा जाना चाहिए और इस वीडियो में मैं वही करने की कोशिश करूंगा। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ चुनिंदा केसेस को हाईलाइट करके ये डर बेचा जा रहा है कि मेन सेफ नहीं है। ये देखो, इन भाई साहब ने लिखा है कि ऑलमोस्ट सारी विमेन पोटेंशियल हैं। मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में इंडिया मेन के लिए अनसेफ डिक्लेयर हो जाएगा। नीचे कमेंट में देख लेना, मोस्टली लोग यही कह रहे होंगे कि मैं अब शादी नहीं करने वाला हूं। स्पेशली आज के टीनेजर्स और 20s में जो मेन हैं, उन्हें शादी के बारे में पूछो तो वो कहते हैं कि शादी करने का कोई पॉइंट नहीं रह गया, एलिमनी देने से अच्छा है सिंगल रहो। पिछले कुछ टाइम में ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से ये डर लगता है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फील्डिंग ना सेट कर दें। मुझे पता है आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। मुझे पता है कि ऐसे केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं जिसमें शादी के बाद वाइफ चीटिंग करती है, लेकिन फंसता लड़का है, उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, पूरे परिवार पे डोमेस्टिक अब्यूज का केस लग जाता है। ऐसे कई केसेस में लड़के को भारी एलिमनी भी देनी पड़ती है। आई नो ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी भी है कि 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, जिसमें ये कुछ गिनती के केसेस हैं। डेटा को देखो तो इंडिया के अंदर मैरिजेस में जितने इश्यूज होते हैं उसमें विमेन का रेट मेन से कहीं ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के हिसाब से 80% विमेन जिन्होंने अपने हस्बैंड के हाथों से वायलेंस फेस करी है, वो कभी इसे रिपोर्ट नहीं करती हैं। सिर्फ 11% विमेन ऐसी हैं जिन्होंने किसी से हेल्प ली, डोमेस्टिक अब्यूज को जाके कहीं रिपोर्ट किया। तो देखा जाए तो आज भी मैरिजेस रिलेटेड इशू में विमेन ही ज्यादा विक्टिम बनती है। जबकि सोशल मीडिया पे नैरेटिव क्या चलता है कि लड़कियों से दूर रहो। कुछ लोग कहावतें सुना रहे हैं, कबीर के दोहे पढ़ने लग रहे हैं। इतने सालों से जब विमेन विक्टिम बन रही थी तब किसी को ये दोहे याद नहीं आए, लेकिन 4 केसेस में मेन विक्टिम बन गए और पूरा इकोसिस्टम विमेन को विलेन बनाने पर उतर आया। देखो, मैं इन क्राइम्स को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये हॉरिबल केसेस थे और जिन्होंने ये किया है उन्हें जरा सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए, ना ही उन्हें विमेन होने की वजह से लीनियंट सजा होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको जूम आउट करके एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चलता है कि इंडिया में तो वर्ल्ड का सबसे कम डिवोर्स रेट है। देखो इंडिया का कल्चर कितना ज्यादा अच्छा है, प्यार एक बार होता है, शादी भी एक ही बार होती है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये हम साथ साथ हैं कि सच्चाई हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये 1% डिवोर्स रेट वाला डेटा कितना फ्लॉड है और अपने घरों में हमारी जनरेशन ने कितना कलेश देखा है। तो सबसे पहले तो एज ए सोसाइटी हमें ज्यादा होलियर देन दाऊ नहीं बनना चाहिए और रियलिटी को फेस करना होगा। इंडिया का फैमिली सिस्टम और स्पेशली अरेंज मैरिज सिस्टम काफी टॉक्सिक हो चुका है और जब तक हम ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़के हो या लड़कियां ऐसे ही विक्टिम बनते रहेंगे। हमारी सोसाइटी ने मैरिजेस को एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बना के रख दिया है। लड़का आवारा है, शादी करा दो, सुधर जाएगा। लड़की की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, अरे शादी करवा दो, कहीं भाग ना जाए, किसी को पता ना चल जाए तो नाक कट जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा सोसाइटी के अप्रूवल की इतनी चिंता क्यों रहती है। शायद ही किसी देश में इस तरह से होता होगा। इंडिया के अंदर आज भी मोस्टली मैरिजेस अरेंज मैरिज होती हैं, जो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन ये मैरिजेस जिस आड़ में करवाई जाती हैं वो प्रॉब्लमैटिक है। कई पेरेंट्स या तो बिल्कुल ही बेयर मिनिमम सोचने लगते हैं कि बस घर बस जाए जी, और बिना लड़के लड़की से पूछे कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का कर देते हैं, या फिर इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आदर्श बहू ढूंढने के चक्कर में लड़के को बिठाए रखते हैं। फिर जब उसकी उम्र निकल जाती है तो कहते हैं कि अरे
अब तो खुद ही ढूंढ ले भाई। और ये चीज लड़के के साथ भी होती है, लड़की के साथ भी होती है। मुझे लगता है मोस्टली इंडियन पेरेंट्स आज भी टाइम के साथ कैचअप नहीं कर पाए। उन्हें पता ही नहीं है कि टाइम कितना तेजी से बदल चुका है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, डेटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है, डेटिंग एप्स पे क्या क्या चल रहा है। इसीलिए फिर शादी के बाद घर में कलेश होते हैं और आधे से ज्यादा डिवोर्स केसेस में यही रीजन है कि दोनों लोग कंपैटिबल नहीं थे, सोच अलग अलग थी, पर्सनैलिटी अलग अलग थी, जिंदगी में बहुत अलग तरह से जीना चाहते थे। इनफैक्ट अगर जो एक्सट्रीम केसेस हुए इनको ध्यान से देखो तो आपको इसी तरह के रीजन दिखेंगे। सोनम रघुवंशी वाले केस में राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। शादी की वीडियोस में भी ऐसा ही दिख रहा है। और सोनम ने अपने घर पे भी अपनी माँ से कहा था कि अगर मेरी शादी करवा दी तो बहुत बुरा होगा, लेकिन फिर भी उसकी शादी करवा दी गई। और इस लड़की में अगर इतने गट्स थे कि किसी का करवा सकती है, तो क्या वो थोड़ी सी हिम्मत करके घर वालों को मना नहीं कर सकती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है? ये सब वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये भी कोई शॉकिंग फैक्ट नहीं है कि जबरदस्ती कितनी शादियां करवाई जाती हैं। ऐसी हर साल हजारों शादियां होती हैं जिसमें पेरेंट्स बच्चों के कंसेंट के बिना उनकी शादी करवा देते हैं। ये तो सिर्फ एक रीजन है। हमारे यहाँ अरेंज मैरिज इतने बिजार रीजन की वजह से होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं, इससे पहले बच्चों की शादी करवा दो। दादी का टाइम नजदीक आ रहा है, बच्चों की शादी देख लेंगी, एक पोते का मुंह देख लेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। अगर 3-4 बच्चे हैं तो बड़े वालों की शादी जल्दी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जितने भी वाहियात रीजन आप सोच सकते हो, उन सब की वजह से एक्चुअल में हमारे देश में रिश्ते करवाए जा रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी? लड़के लड़की की कंपैटिबिलिटी के बजाय ये देखा जाता है कि घर वालों के पास कितना पैसा है, दहेज में क्या क्या मिलेगा, कैसे नहीं होगा झगड़ा, कैसे नहीं होंगे डिवोर्स, कैसे नहीं होगी चीटिंग। लोग कहते हैं कि आजकल की लड़कियां चीटिंग करने लगी, और ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। पहले बस इतना सस्ता इंटरनेट नहीं आया था, इसलिए पता नहीं चलता था। अगर आपने कभी भी अखबार पढ़ा है तो ऐसे केसेस कोई नई बात नहीं है। ऐसे क्राइम बहुत पहले से हो रहे हैं, बस अब इंटरनेट आ गया है और न्यूज वालों को पता चल गया, इससे टीआरपी मिलती है, तो उनको एक केस दिखता है, वो वायरल होता है, तो वैसे 10 केस और ढूंढने लगते हैं। ऊपर से इंटरनेट सस्ता हो गया है, और अगर इंटरनेट पे लड़कियों को गाली बको तो बढ़िया व्यूज आते हैं, खूब कमेंट आते हैं। तो लोग एंगेजमेंट फार्मिंग के चक्कर में विमेन हेटर बने जा रहे हैं और मिसोजिनी फैला रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें खुद प्लेबॉय कहा जाना चाहिए, वो कहते हैं लड़कियों को तो वर्जिन होना चाहिए। और ये लोग जो हर लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, इनकी बहन के बारे में कोई ऐसा करे इन्हें कैसा लगेगा? इसीलिए थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, जनरलाइज करना बंद कर दो। रही बात विमेन की, तो मुझे पता है कि सम विमेन हैव टेकन इट रियली टू फार, और उन्हें कॉल आउट किया जाना बहुत जरूरी है। जो विमेन कार्ड प्ले करती हैं और इंडिया के बायस्ड लॉ का फायदा उठाती हैं, उन्हें जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। मैं खुद अपनी टॉक्सिक फेमिनिज्म वाली एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें बहुत डिटेल में इस पे चर्चा कर चुका हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सब विमेन एक जैसी होती हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसमें आपकी बहन, आपकी कजिन भी आ जाएंगे। आई एम श्योर उनके बारे में ऐसा सोचना आपको काफी बुरा लगे। और हम सब लोग इन सारे केसेस के चक्कर में ये भी मिस कर जाते हैं कि इंडियन मेन का शादी ना करने का डिसीजन काफी हद तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से भी है। इंडिया में जितनी स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से सैलरीज नहीं बढ़ रही। इनफैक्ट जॉब मार्केट एकदम पिटी पड़ी है। IIT IIM की डिग्री भी आजकल जॉब की गारंटी नहीं दिलवा पा रही है। घर खरीद पाना इम्पॉसिबल होता जा रहा है और रेंट्स तो आसमान छू रहे हैं। AI और ऑटोमेशन की वजह से भी लोगों के करियर में बहुत अनसर्टेनिटी है। ऐसे अनसर्टेन टाइम में शादी का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है बहुत सारे लोगों को। इमेजिन करके देखो, एक लड़का जो 23-24 साल की उम्र में कॉलेज से डिग्री लेके निकला है, सर पे एजुकेशन का लोन है, नौकरी का कुछ अता पता नहीं है, पापा रिटायर होने वाले हैं, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है, ऊपर से सोशल मीडिया खोलता है तो ऐसे कोई ना कोई केसेस सुनने को मिल जाते हैं। 4 इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट पढ़ता है जो कह रहे हैं कि लड़कियों से दूर रहो, सबका बॉडी काउंट बहुत हाई है, कोई लड़की लॉयल नहीं होती। आप खुद सोचो उसका शादी को लेकर क्या ओपिनियन बने। इन केस अगर शादी में कोई भी इशू आ जाए तो हमारे लॉज मेन के अगेंस्ट इतने बायस्ड हैं कि एक आदमी की पूरी लाइफ बड़े इजीली डिस्ट्रॉय की जा सकती है, और ऐसा होते हुए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड इशू जो इंडियन मैन को शादी से डिस्करेज करता है और इनफैक्ट शादी के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मोस्टली इंडियन मैन ये ढंग से बता ही नहीं पाते कि उनको अपने पार्टनर में एग्जैक्टली चाहिए क्या, उन्हें कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, उन्हें पार्टनर कैसा चाहिए। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लड़कों के मन में काफी पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन होती है। वो सोचते हैं कि मेरी वाइफ मेरे कपड़े धोएगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, घर का सारा काम करेगी, पेरेंट्स का ध्यान रखेगी। आपने भी अपने घर में या दोस्तों में इसी तरह का देखा होगा। जब भी शादी की बात होती है तो इसी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, लड़कों की भी और उनके पेरेंट्स की भी। ये मैरिटल डिस्कॉर्ड का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अरेंज मैरिज में शादी से पहले इन इंट्रूसिव थॉट्स का पता नहीं चलता है। फिर शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। हालांकि 2025 में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड और वाइफ इक्वली शेयर करें, या फिर शादी के पहले इस तरह के एक्सपेक्टेशन को डिस्कस कर लें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज में शादी फिक्स करने से पहले कम से कम 6 महीने डेट करना बहुत जरूरी है। आइडियली ऑप्शन हो तो 1 साल तक डेट करो। डेट करने का मतलब है लड़की से मिलो, बात करो, उसकी पर्सनैलिटी को समझो, हैबिट्स को देखो कि तुम्हारे ख्याल उससे मैच होते हैं कि नहीं, उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करो। इतना टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि 1-2 बार मिलकर आप किसी को नहीं जान सकते और 1-2 मीटिंग में कोई खुलता भी नहीं है। मोस्टली अरेंज मैरिजेस में यही दिक्कत आती है। लड़के लड़की को एक बार मिलवा देते हैं, बात खत्म हो जाती है, फैमिली आपस में डिस्कस कर लेती है क्या लेन देन करना है और शादी हो जाती है। एक मीटिंग में कौन आपको अपने पास्ट के बारे में बता देगा, कौन अपनी असली पर्सनैलिटी रिवील कर देगा। लड़की के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है पहली मीटिंग में कि वो खुल के बता नहीं सकती कि वो किसी और को पसंद करती है। इसीलिए टाइम देना बहुत जरूरी है। जब आपको ऐसा लगे कि मैं इस सामने वाले इंसान को एटलीस्ट 50-60% जान चुका हूं, तभी आके आपको फैसला लेना चाहिए कि शादी करनी है या नहीं करनी है। और ये चीज लड़के और लड़की दोनों के केस में अप्लाई होती है। हो सकता है बहुत बार मिलने के बाद आपको रियलाइज हो कि आपके तो थॉट्स नहीं मिलते हैं। अगर लोग ऐसा करने लग गए तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि डिवोर्स केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। लास्ट में मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि सोशल मीडिया और असली दुनिया में बहुत फर्क है। 5-10 केसेस के बेसिस पर सारी विमेन अगर आपको टॉक्सिक लगने लगी तो इस हिसाब से मेन तो एकदम ही मॉन्स्टर हो जाएंगे, क्योंकि मेन तो विमेन पर कब से और कितना ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी अकेले में आपने अपने दोस्तों के व्यूज सुने होंगे लड़कियों पर। बेल्ट वाले मीम्स सिर्फ मीम नहीं है, किसी के जेन्युइन थॉट्स हैं। इस टॉक्सिसिटी का हिस्सा मत बनो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।